वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ रोनित पटेल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने पहले के दो चैप्टर देख लिए। फर्स्ट चैप्टर हमारा था सिस्टम कॉन्सेप्ट और सेकंड था हमारा मैनेजमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब हम मैनेजमेंट का हमने पढ़ा, हमने सिस्टम का पढ़ा, तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है वो सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कि ऑर्गेनाइजेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी टू अटेन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स एंड असाइनमेंट ऑफ ईच ग्रुपिंग टू अ मैनेजर विथ अथॉरिटी नेसेसरी टू सुपरवाइज इट। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन में हम जो एक्टिविटीज़ हमको जो करनी होती है हमारे गोल अचीव करने के लिए, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, हम उनको लोगों में बांटते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में देखा था, डिवीज़न ऑफ लेबर में देखा था। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जो भी काम होता है तो हम सारा कुछ काम जो होता है हमारे जो लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में हम बांट लेते हैं। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, ठीक है, तो लोग काम तो कर रहे हैं पर उनको कुछ अथॉरिटी उनके ऊपर देनी पड़ती है कि वो काम बराबर कर रहे हैं या बराबर नहीं कर रहे हैं। तो हम उनके जो टॉप पे होते हैं तो मैनेजर या सुपरवाइज़र, तो हम उनके हाथ में अथॉरिटी देते हैं कि आपको इन लोगों को डायरेक्शन देनी है, आपको एक चेन ऑफ कमांड रखना है। ठीक है, और एक अथॉरिटी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको इन लोगों से काम लेना है। ठीक है, तो यही वाली चीज़ इस डेफिनेशन में समझाई गई है। नेक्स्ट चीज़ है फैक्टर कंसिडर्ड इन फॉर्मेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो पहले दो पॉइंट है ना हम साथ में डिफाइन करेंगे कि सेटिंग एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना तो उसको है ना कुछ ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन शुरू तो की पर क्यों हमने शुरू की, तो उसका कुछ एम होता है। तो हमें पहले तो है ना सारे जो गोल्स होते हैं, सारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पहले प्रॉपरली डिफाइन करने पड़ते हैं कि हमारे ये वाले ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें कंप्लीट करने हैं, जो हमें अचीव करने हैं। डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि डिटर्मिनेशन में हम उसको क्लैरिफाई करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है ना हम उसको प्रॉपरली डिफाइन करते हैं, हम उनको इन डिटेल क्लैरिफाई करते हैं कि भाई हमें ये वाले ऑब्जेक्टिव्स अब करने हैं या फिर ये वाले जो गोल है हमें ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग एंड सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़। कि ये भी हम सिस्टम कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके थे, मैनेजमेंट में भी पढ़ चुके थे कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना पड़ता है। जैसे कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो उसके अंदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले डिज़ाइन इंजीनियरिंग का काम संभालते हैं, प्रोडक्शन वाले मैन्युफैक्चरिंग का काम संभालते हैं, क्वालिटी कंट्रोल वाले इंस्पेक्शन का काम संभालते हैं। तो वैसी वाली बात हो जाती है कि हर एक जो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको हमें बराबर से बांट लेना पड़ता है। ठीक है, तो यही होता है ग्रुपिंग एंड सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ताकि एक जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना और कहाँ से कहाँ काम जा रहा है ये सब हमें पता चले और प्रॉपर तरीके से हम जो काम चल रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन में उस पर हम नज़र रख सके, अगर ग्रुपिंग और सेपरेशन एक्टिविटीज़ का किया हुआ हो तो। वरना अगर ये वाली चीज़ अगर हम नहीं करते ना तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है लेआउट में, कौन सा काम कब चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, कितना टाइम लग रहा है उस काम में, हमें कुछ ट्रैक नहीं रहता एक्टिविटी का। ठीक है, तो प्रॉपरली हम सारी एक्टिविटीज़ का ट्रैक रख सके ना, इसीलिए हम ग्रुपिंग और सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट इज सेटिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कि जैसा हमने आगे डेफिनेशन में देखा कि सब डिपार्टमेंट अब हमने कर दिए, सारा कुछ काम लोगों को समझा दिया, पर उनके टॉप पे है ना कोई ऐसा इंसान रखना पड़ता है कि जो उनको सुपरवाइज कर सके, कोई उनका ध्यान रख सके कि ये लोग बराबर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और वो जो अथॉरिटी होती है ना हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई इन लोगों से आपको बराबर तरीके से काम करवाना है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी। अब आप कैसे भी करवाओ, ठीक है, आप उनको गाइडेंस दो या वो आपको कुछ आइडियाज शेयर करे और उसके बेस पर आप कुछ चेंज करो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होना चाहिए। ठीक है, हमारा मेन पॉइंट वही रहता है, मेन एस्पेक्ट हमारा वही रहता है। ओके, तो ये होता है सेटिंग अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप। अब ये एक यूनिटी ऑफ कमांड और एक कोऑर्डिनेशन की बात हो गई। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था
कि सारे डिपार्टमेंट के बीच में है ना एक रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है, एक कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कम्युनिकेशन चैनल होता नहीं है ना तो आइडियाज़ पास नहीं हो पाते प्रॉपरली, इन्फॉर्मेशन बराबर पास नहीं हो पाती। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं आगे के दोनों चैप्टर में ये वाली चीज़ समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर इतना ही है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो भी चेन ऑफ कमांड है, ठीक है, जो स्केलर चेन है ना वो किस तरह से है वो हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में दिखाते हैं। कि सपोज फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री कंट्रोल होता है तो इन्वेंट्री कंट्रोल वाले मटेरियल मंगवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन वालों को देते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तब, क्योंकि प्रोडक्शन वाले उनको बताते हैं कि भाई अब हमको डिज़ाइन डिपार्टमेंट से ये वाला पार्ट की डिज़ाइन हमको मिल गई है तो अब हमको रॉ मटेरियल दो तो हम उसका प्रोडक्शन शुरू करें। मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, तो अब एक रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन चैनल प्रॉपर तो होना चाहिए ना, तब वो अपना जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो भी बात होगा वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में यही होता है कि पूरा हमें ना एक प्रॉपरली एक चार्ट फॉर्मेट करते हैं कि अथॉरिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, जो भी कुछ काम हो रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे से हमें ना प्रॉपरली ट्रैक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में जैसा प्रोडक्ट लेआउट था ना तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लाइन लेआउट है, सॉरी लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन लेआउट को हम लाइन लेआउट भी बोलते थे, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे आएगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है ना एक लाइन में फ्लो कर रही होगी। कि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि टॉप मैनेजमेंट होता है, मिडिल मैनेजमेंट होता है और बॉटम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये एक लाइन ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया कि जिसमें है ना अथॉरिटी कहाँ से कहाँ जा रही है ना ऊपर से नीचे तक वो आपको है ना सीधे सीधे आपको समझ में आ जाता है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होता। कि जो सीईओ बैठा है, ठीक है, सीईओ और एग्जीक्यूटिव्स बैठे हैं तो वो लोग असिस्टेंट मैनेजर्स और जनरल मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं मैनेजमेंट के लिए कि आपको कौन सा काम कैसे करवाना है। बाद में मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ये जो दो लोग हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर्स हो गए, जो भी कुछ हो गए, तो वो लोग नीचे जो लेबर्स और वर्कर्स होते हैं जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट के, उन सबको कहते हैं कि आपको ये वाला काम कैसे करना है, सुपरवाइज़र को बता के, क्योंकि बॉटम लेवल मैनेजमेंट में उनके सुपरवाइज़र भी होते हैं जो उनकी अथॉरिटी होते हैं लेबर और वर्कर की। ठीक है, तो ये जो पूरा क्या हमको मिला, एक चेन ऑफ कमांड मिला। ठीक है, तो स्केलर चेन में, स्केलर चेन का जो कॉन्सेप्ट था ना उसमें मैंने यही वाली चीज़ आपको समझाई थी, और स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट आगे भी चैप्टर में आता है। ठीक है, तो अगर पता ना चला हो तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फिर से। ठीक है, पर लाइन ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि पूरा जो अथॉरिटी होता है ना वो एक चेन में फ्लो करता है, तो हमें है ना बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होता अथॉरिटी का कि भाई किसको क्या कमांड देना है और किसको किसे कमांड देना है। ये दोनों चीज़ें हैं ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत क्लियर रहती है। ठीक है, अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एडवांटेजेस देखते हैं कि सिंप्लिसिटी, की अथॉरिटी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है ना वो हमें बहुत क्लियरली पता चलता है, इसीलिए सिंप्लिसिटी हो गई, एकदम क्लैरिटी रहती है। यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक चीज़ का ट्रैक रहता है कि अथॉरिटी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है और किसे किसको ऑर्डर देना है ना, ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है, इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी मेंटेन रहता है। इफेक्टिव प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, सीधी सी बात है, इतना सब कुछ क्लैरिटी है तो काम एकदम प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल के साथ हो पाता है। डिसीजन फास्टर ले सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। ठीक है, एक स्ट्रिक्टनेस मेंटेन रहता है। कम्युनिकेशन चैनल बहुत अच्छा मेंटेन रहता है इसके अंदर, और इसके अंदर सब लोग है ना क्या काम कर रहे होते हैं ना उसका एक प्रॉपर ट्रैक रहता है, इसीलिए है ना प्रमोशन का स्कोप ज़्यादा रहता है। और उसके सामने डिसएडवांटेजेस क्या हो गए कि ट्रेडिशनल वर्किंग, कि जो काम कर रहा है ना उसको वही काम करना पड़ता है, उसको कुछ अलग नया करने को नहीं मिलता। सेंट्रलाइजेशन, तो सेंट्रलाइजेशन में मैंने यही चीज़ समझाई थी कि टॉप मैनेजमेंट वाले ही ऑर्डर दे सकते हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले के हाथ में ही अथॉरिटी रहती है, जो भी सारी कुछ होती है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रहता है।
बॉटम और मिडल लेवल में मैनेजमेंट वाले हैं ना, कोई अपना मनमानी नहीं कर सकते, वो कुछ आइडिया शेयर नहीं कर सकते और वो कुछ बता नहीं सकते कि भाई ये काम को इस तरीके से करे तो अच्छा होगा, भले ही अच्छा होता हो, पर जो भी ऑर्डर टॉप मैनेजमेंट से आया उसी तरीके से काम करना पड़ता है। सेंट्रलाइजेशन में स्ट्रिक्टनेस बहुत होता है, ठीक है। ओवर डिपेंडेंस, अब ओवर डिपेंडेंस का मतलब ये है कि अगर ऊपर से अथॉरिटी या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा या कुछ ऑर्डर आएगा, ठीक है, तो ही आगे कुछ काम बढ़ पाता है, वरना बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। काम क्या हो जाता है, रुक जाता है अगर ऊपर से अथॉरिटी बराबर आपको कमांड मेंटेन ना करे, प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना करे, तो इसीलिए ओवर डिपेंडेंस हो जाता है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, अब ये वाला पॉइंट ऐसा है कि किसी इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है, किसी इंडस्ट्री में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता है। ये वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मेटिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, जिस इंसान के हाथ में, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का जो ये प्रॉब्लम है ना, वो उसको एलिमिनेट करे। कि एक काम है ना, एक जैसा काम बहुत सारे लोगों को ना दे अगर ज़रूरत ना हो तो, क्योंकि अगर लेथ मशीन 4-5 होते हैं, ठीक है, तो उस पर अलग अलग कारीगर रखने ही पड़ते हैं काम करने के लिए, तो उसको हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो क्या एक रिक्वायरमेंट हो गई कि भाई ये हमारी इंडस्ट्री में हम लेथ मशीन पे जो सारे वर्क पीस बनाते हैं और बाहर बेचते हैं, तो वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हो गई। हाँ, उसमें डुप्लीकेशन ऑफ वर्क दिखता है कि सारे जो काम होते हैं, ठीक है, वो एक जैसे दिखते हैं, पर उसको हम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं बोल सकते, वो रिक्वायरमेंट है। तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में क्या कि कोई इंसान एक काम कर रहा है, जैसे सुपरवाइज़र सुपरविज़न का काम कर रहा है और उसी डिपार्टमेंट में आपने दूसरा सुपरवाइज़र भेज दिया, तो ये क्या हुआ, एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, एक वर्क का डुप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है। डुप्लीकेट का मतलब यही होता है ना, ओरिजिनल होता है और दूसरा डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो एक सुपरवाइज़र तो ऑलरेडी था, पर आपने दूसरा सुपरवाइज़र वहाँ पर भेज दिया, तो डुप्लीकेट, आपने एक डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कर दिया कि आपने है ना बराबर तरीके से समझाया नहीं, और आपने बराबर तरीके से अथॉरिटी ने क्या किया, बराबर से समझाया नहीं कि कैसे किसको क्या काम करना चाहिए, इसीलिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अब ये वाला प्रॉब्लम भी जैसा मैंने ऊपर के पॉइंट में समझाया ना, वैसा ही है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्लो चार्ट बनाता है ना, ये भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्स ना हो, ठीक है। जो भी रिसोर्सेज खर्च हो रहे हैं ना, वो ऑप्टिमम वे में खर्च होने चाहिए, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, एक इफेक्टिव मैनर में यूज़ होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कम नुकसान हो। ओके, जैसे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में से जा रहा है, ठीक है, तो वो इन्वेंट्री वाले को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि प्रोडक्शन वाले प्रॉपर जितना चाहिए उतना ही मंगवा रहे हैं ना, वो ज़्यादा तो रॉ मटेरियल नहीं मंगवा रहे, क्योंकि वो इधर से लेके उधर ले तो जा रहे हैं, पर वो ऐसे का ऐसा पड़ा रह रहा है, वो कुछ काम बाम हो नहीं रहा है, तो ये चीज़ नहीं चलती, ठीक है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में टॉलरेट नहीं किया जाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। और अगर रिसोर्सेज का ही वेस्टेज होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और ऐसा भी हो शायद कि लॉस मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाए प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ओवर इम्पोर्टेंस टू डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। अब ये वाली बात है ना, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कॉमन है कि जो भी सुपरवाइज़र होता है ना, वो अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा एम देता है, ज़्यादा महत्व देता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है ना, उसको महत्व नहीं दे पाता, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर सुपरवाइज़र को एक डिपार्टमेंट का आपने ड्यूटी दिया हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से वो काम निकलवाएगा, किसी भी तरीके से वो काम कंप्लीट करवाएगा, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का इसमें जो इंटरेस्ट है वो अचीव हो रहा है प्रॉपर टाइम में या नहीं हो रहा है। एक्चुअली ध्यान रखना पड़ता है उसको, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है ना, उससे भी कम्युनिकेशन मेंटेन रखना पड़ता है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली होना चाहिए, पर ये वाला चीज़ है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिसर्च, तो जैसा मैंने बताया कि जब सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो सेंट्रलाइजेशन में क्रिएटिविटी और आइडिया का शेयरिंग, ये दोनों चीज़ होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। अब नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में देखते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारा प्रोसेस लेआउट जैसा है,
ठीक है, जिसको हम जॉब ऑर्डर टाइप लेआउट बोलते थे ना, कि जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है। अलग अलग हम डिपार्टमेंट बनाते थे कि लेथ मशीन का ये सेक्शन है, मिलिंग मशीन का ये सेक्शन है, तो इसके अंदर है ना स्पेशलाइजेशन का एक एडवांटेज आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर जो कोई नया काम आया, ठीक है, बाहर से, तो वो है ना ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना, वो हर एक ऑर्डर पे है ना अपना क्या कर सकता है, स्पेशलाइजेशन दिखा सकता है, वो काम कर सकता है। ठीक है, ये इसका वर्सेटालिटी एकदम हाई होता है कि अगर किसी ने आपको लेथ मशीन का काम दिया तो लेथ मशीन का भी जो कुछ भी प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, जो भी आप बना पाते हैं सारी चीज़ें, तो वो भी बन पाएगा। अगर कुछ मिलिंग मशीन का कोई प्रोडक्ट बनाने का ऑर्डर आया तो वो भी बन पाएगा। ओके, तो एक स्पेशलाइजेशन वाला फैक्टर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का एक एडवांटेज हो जाता है। अब जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रिंसिपल है ना, वो F.W. टेलर ने दिया था, वो जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो सारा प्रिंसिपल दिया था ना, उसी F.W. टेलर ने ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रिंसिपल दिया था। अब इसमें है ना, जो मैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री का आपको बार बार एग्जांपल देता हूँ कि जिसमें डिज़ाइन डिपार्टमेंट वाले डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो यही वाली बात है ना यहाँ पे आ जाती है कि हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन होता है। ठीक है, अब डिज़ाइन वाले को प्रोडक्शन का काम करने को बोलोगे ना तो वो नहीं कर पाएगा, प्रोडक्शन वाले को क्वालिटी कंट्रोल का काम बोलोगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन होता है। तो यही इसका एडवांटेज है कि इसमें सेपरेशन ऑफ वर्क रहता है कि किसका काम क्या है ना, वो एकदम सबको पता रहता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन कि इसके अंदर है ना लोग अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपने मुताबिक है ना चेंजेस कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन अपना जो कुछ क्या बोलते हैं, अपने जो आइडियाज़ होते हैं, अपना कुछ मत होता है, ठीक है, अपना कुछ विचार होता है, वो इसके अंदर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस। तो सीधी सी बात है, डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इंडिपेंडेंस अच्छी खासी रहती है लोगों को, और इसके अंदर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट रहता है। ठीक है, कंजस्टेड वर्क नहीं रहता, एकदम स्ट्रिक्ट वर्क नहीं रहता, इसके अंदर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं ना, तो ये एक काम करने का उनका आज़ादी मिलता है, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का इन लोगों का आज़ादी रहता है, इसीलिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट रहता है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ना उसका प्रॉपरली यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी डिपार्टमेंट में जितने भी इक्विपमेंट है ना उसकी उनको ज़रूरत पड़ती ही होगी। ऐसा नहीं होता कि कोई इक्विपमेंट है पर वो पड़ा रहेगा, सभी इक्विपमेंट्स का, सभी चीज़ों का है ना प्रॉपरली यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सीधी सी बात है कि इसके अंदर है ना कोई ऐसा नहीं होता कि हमारा डिपार्टमेंट ये काम करेगा, हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ यही वाला काम करेगा। सभी डिपार्टमेंट इसीलिए काम करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल उनको अचीव करना है, जो भी एक प्रॉपर एम है ना वो अचीव करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय कि सीधी सी बात है कि लोग यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है, जिनके अंदर कुछ टैलेंट है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। डिज़ाइन इंजीनियर के पास डिज़ाइनिंग का टैलेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर के पास क्वालिटी कंट्रोल का टैलेंट है, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का टैलेंट है उसके पास। ठीक है, तो इसके अंदर है ना एम्प्लॉय के डेवलपमेंट का चांस ज़्यादा रहता है। ओके, नेक्स्ट इज साइंटिफिक डिपार्टमेंटेशन। अब साइंटिफिक डिपार्टमेंटेशन के अंदर वही साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला है ना पूरा वापस से आएगा, इसलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है, और उसके डिसएडवांटेजेस में क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी, सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है काफ़ी, एकदम है ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है ना, सिंपल नहीं होता ये ऑर्गेनाइजेशन का लेआउट समझना। लैक ऑफ क्लैरिटी, कभी कभी काम में है ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि स्पेशलाइजेशन तो रहता है पर उसमें भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे। लैक ऑफ डिसिप्लिन, कि सेंट्रलाइजेशन में है ना लैक ऑफ डिसिप्लिन नहीं था क्योंकि वहाँ पे है ना लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे, पर डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर कैसा है कि लोग अपनी मनमानी कर सकते हैं, इसीलिए इसमें लैक ऑफ डिसिप्लिन का प्रॉब्लम थोड़ा रहेगा। डिफ़िकल्ट एम्प्लॉय असेसमेंट, अब यहाँ पे है ना सभी लोग जितने भी हैं ना, जितने भी डिपार्टमेंट में, वो सब स्पेशलाइजेशन वाले हैं। तो अब कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन ख़राब काम कर रहा है, कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम काम कर रहा है, तो ये है ना पूरा ट्रैक रखने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। और कॉन्फ्लिक्ट भी यही रहता है कि भाई मैं भी काम कर रहा हूँ, तू भी काम कर रहा है, तू ज़्यादा काम कर रहा है, मैं कम काम कर रहा हूँ, ये वाला है ना थोड़ा प्रॉब्लम इस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है। ठीक है, तो ये होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को है ना हम अपने प्रोडक्ट लेआउट के साथ मैंने क्या किया, कंपेयर किया, और फंक्शनल लेआउट को मैंने क्या किया, हमारा जो प्रोसेस लेआउट था ना उसके साथ रिलेट किया। सॉरी, कंपेयर नहीं किया, रिलेट किया हमने, कंपेयर नहीं किया, रिलेट किया हमने कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। ठीक है,
क्योंकि कॉन्सेप्ट एक जैसा है, जो चेन ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो एक और लाइन लेआउट के अंदर क्या होता है, पूरा लाइन में चलता है जो भी कुछ सारा कुछ काम हो, तो वैसा ही लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और प्रोसेस लेआउट के अंदर जो कैसा स्पेशलाइजेशन होता है, तो वही स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। ठीक है, तो यही वाला चीज़ मैंने आपको समझाया। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बार देखेंगे बाकी के जो 3-4 लेआउट बाकी है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।